हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के ऊपर और प्राचीन इतिहास में हम आ गए हैं गुप्ता साम्राज्य के ऊपर। गुप्त साम्राज्य का डिस्क्रिप्टिव हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। यानी अभी तक बीपीएससी, बिहार दरोगा, सीजीएल, एलडीसी जितने भी एग्जाम हुए हैं, गुप्त साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सेट लगाइए और देखिए कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और पहला क्वेश्चन हमारा ही है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। इजी सा क्वेश्चन है। निगेटिव मेथड है तो इसका ख्याल रखना कि गलत मत करना। अगर 3 गलत कर दिए तो एक सही आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है और हिस्ट्री तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अब यहाँ से थोड़ी सी बातें श्रीगुप्त के बारे में करना है। पहले स्थापना किए थे 240 में और रहे थे 280 एडी तक, यानी इन्होंने 40 वर्षों तक राज्य किया था। ये आदि राज की उपाधि धारण करते हैं तो ये बात भी पूछा जाता है। इसके अलावा ये महाराज की उपाधि भी धारण करते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करें तो ये मगध में एक मंदिर बनवाए थे और उस मंदिर की देखरेख के लिए 24 गांव दान में दिए थे कि 24 गांव का जो भी टैक्स आएगा उस मंदिर के रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं श्रीगुप्त से। अब बात ये आता है कि अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम होगा, है ना। श्रीगुप्त के बाद आएंगे घटोत्कच और घटोत्कच के बाद बैठेंगे गद्दी पर चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और इनके बीच में आएंगे रामगुप्त, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त किसके सामंत थे, यानी गुप्त साम्राज्य किसके अधीन काम कर रहे थे। तो एक बात मैं बता दूं कि एक तो हमारे हो गए श्रीगुप्त, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। एक हो गए हमारे घटोत्कच, ठीक है। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, ये शासन पे बैठते हैं कब? 240 में और रहेंगे कब? 280 एडी तक। ये बैठेंगे कब? 280 एडी में और रहेंगे कब? 319 एडी तक। तो जब ये दोनों गद्दी पर थे तो वास्तव में ये सातवाहनों के अधीन काम कर रहे थे, ये स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र कब होता है? तो जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, इसी समय स्वतंत्र गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। और यहीं पे कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक थे गुप्ता साम्राज्य का। तो गुप्त साम्राज्य किसके सामंत थे? सातवाहनों के। सातवाहनों के बारे में हम बात किए थे, कुजुल कड़फिसेस, बिम कड़फिसेस, हाल, सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, ये सारी बातें हम सातवाहनों से किए थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें जाकर, अच्छा सॉरी, कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस कुषाण वंश का है, ठीक है। सातवाहन में हमारे आएंगे कौन? हाल आएंगे, सतकर्णी आएंगे, ये सारे शासक आएंगे। हाल के दरबार में गुणाढ़ रहते थे, जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी, है ना। बृहद कथा कोश की रचना की थी। गाथा सप्तशती की रचना कौन करेगा? हाल करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन अगर वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो जैसा कि हम बात किए थे कि श्रीगुप्त जो है ये महाराज की उपाधि धारण करेंगे और इनके पुत्र घटोत्कच भी अपने पिता की तरह महाराज की उपाधि धारण करेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेंगे। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठते हैं तो इसकी नीति क्या थी ना? विवाह विस्तार की नीति थी कि विवाह के जरिए विस्तार करना। और लिच्छवी की राजकुमारी होती है जिनका नाम होता है कुमार देवी, और ये कुमार देवी से विवाह करते हैं जिससे वैशाली के क्षेत्र में इनका प्रसार हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये गुप्त वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना कि गुप्त वंश का वो कौन सा शासक है जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का विकास, साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। कमेंट में इसका आंसर आप देना। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन का भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुनों का आक्रमण हुआ था और हुनों के आक्रमण के समय उसे पराजित किया था। तो हुनों का आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के समय में, और स्कंदगुप्त क्या करते हैं? हुनों के आक्रमण को रोकेंगे। और ये सारा क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डुअल लैंग्वेज है, जो प्रेफर करते हो आप आंसर कर देना। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है?
तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध किस लिए? अच्छा से आंसर मारना, अगर गलत किए तो निगेटिव चला जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नहीं समझ में आए तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाना, और एलिमिनेशन टेक्निक वही लगा सकता है बच्चा जो ऑलरेडी पूरा पढ़ रखा है डिस्क्रिप्टिव, है ना। यानी लक उसी का साथ देगा जो लेबर किया है, बिना मेहनत का लक साथ देने वाला नहीं है। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में होता है ना, और सबसे प्रचलित होता है ये। आगे चलते हैं। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुआ है? अब आगे मिले ना मिले आ गया तो आपसे क्वेश्चन कर दिए, आंसर दे देना। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं किसके समय में बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, बुद्ध काल में मत बता देना। बुद्ध काल मतलब आप चले जाओगे कब? ईसा मसीह के जन्म से 540 साल 60 साल पहले, है ना। तो उतना पीछे मत चले जाना। गुप्त काल में ही अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था, तो याद रखना गुप्त काल के समय। और गुप्त काल कब है? तो गुप्त साम्राज्य आया है हमारा 240 एडी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? चलो इसका आंसर दो तो आप लोग। आगे चलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में थे, पतंजलि किसके दरबार में थे, पाणिनि किसके दरबार में थे, हुएन किसके दरबार में आया था, फाहियान किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज कहाँ रहता था। तो ये सारे क्वेश्चन का ना एक स्लॉट बना लो और सामने रखा करो, यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के शासनकाल में कालिदास रहते थे, और कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मालविका अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में 7 पुस्तक लिखे थे कालिदास, और सातों पुस्तक में किसी न किसी की प्रेम कहानी के बारे में ये जिक्र किए हैं। आगे चलते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी, तो अजंता की गुफाओं के बारे में जानते ही होंगे। गुप्त काल के समय में ही इसको बनाया गया था, इवन सातवाहन के समय बनाया गया था, गुप्ता के समय नहीं। जब हम सातवाहन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैं इसको मेंशन करवाया था, अंडरलाइन करवा दिया था। हाँ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं। अगर लग रहा है कि मैं स्लो हूँ, स्पीड अपना बढ़ा लेना, यूट्यूब का तेजी से देख लेना। आंसर लेकिन लगाना जरूर, देखना कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। लगभग 40-45 क्वेश्चन है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा था? उत्तर गुप्त काल का बात कर रहा है, क्योंकि गुप्त काल से पहले तो विश्वविद्यालय वो था ही नहीं। पहला विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला था, चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़ाई किए थे, है ना। लेकिन उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुआ है? तो ये कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ है। अब पूछा जाएगा कुमार गुप्त गद्दी पर कब थे भाई? तो ये 415 में गद्दी पर बैठेंगे और 455 तक गद्दी पर रहेंगे, और इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, है ना। आगे चलते हैं। और समय समय पर राजा आएंगे और नालंदा विश्वविद्यालय का रख रखाव करेंगे, लेकिन फाइनली बख्तियार खिलजी आएगा और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़कर बर्बाद करके चला जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? ये एरन अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इसी अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है ना। एक सैनिक था गोपराज, सैनिक जो था गोपराज, गोपराज युद्ध में मर जाता है, शहीद हो जाता है। तो इनकी पत्नी जो थी वो सती हो जाती है, अपने आप को आग में जला लेती है, और यहीं से सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आ ही गया क्वेश्चन ना। फाहियान से 3-4 क्वेश्चन आएंगे जी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया सीधा सीधा कि फाहियान किसके समय में भारत आए थे? सबको पता है, रट के रखा है बच्चा लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलो ये कोई बता दो कि फाहियान भारत में एग्जैक्टली आया कब था, डेट याद है? तो फाहियान भारत में आएंगे 399 में और रहेंगे 414 तक। यहाँ फाहियान रहेंगे, यानी कितना वर्षों तक रहेंगे? तो 15 वर्षों तक। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फाहियान कितने वर्षों तक रहे थे? 15 वर्षों तक रहे थे। कब आए हैं और किसके दरबार में आए थे? चलो एक बात हमको बताओ कि फाहियान की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम जरा हमें कमेंट में बताना, तो देखते हैं कौन कौन ये पुस्तक को जानता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो देखो ऐसा क्वेश्चन मुगल में ही पूछेगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, हिंदी कला का स्वर्ण युग, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। हाँ बिल्कुल सही। गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है
हिंद संस्कृति, भारतीय संस्कृति का गोल्डन पीरियड ही रहा। ठीक है, इसी के समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, घाटों का निर्माण करवाया गया था। और गुप्त साम्राज्य वैष्णव परंपरा के हैं, ये वैष्णव धर्म को मानते हैं। ठीक है, आगे चलते विष्णु भगवान को। फाहियान कहाँ का निवासी था? फिर से फाहियान के बारे में। अच्छा, तो ये बात हमने किए थे ना, बाकी बातें हुई थी। फाहियान चीन से आया था ना, एक फाहियान था और एक वेनसांग था, ये दोनों के बारे में पूछता है। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में, और ये आया है 4वीं 5वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे चलते हैं। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक है? तो सेतु बंध प्रवर सेन। अब देखना यहाँ पे दिया तो है नहीं गुप्ता, आंसर क्या होगा? तो प्रवर सेन जो थे ये बकाटक साम्राज्य के थे। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी प्रभावती का विवाह करते हैं बकाटक के शासक रुद्रदेव प्रथम से, और कुछ दिन के बाद वो मर जाता है, कुछ समय के बाद, और उसका एक पुत्र होता है। उसी को लेकर प्रभावती गद्दी पर बैठती है और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्ता साम्राज्य में गुप्त की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी, ये सबको पता है। मगध की हमेशा राजधानी ऑलमोस्ट पाटलिपुत्रा ही रही है। उससे पहले राजगिरी था, फिर पाटलिपुत्रा हुआ, फिर वैशाली हुआ। लेकिन पाटलिपुत्रा के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन को अपना राजधानी बनाएंगे। कारण यही है कि इनका दामाद मर गया, बच्ची को देखना है और साम्राज्य को देखना है। तो ये जो प्रवर सेन द्वितीय है ये बकाटक साम्राज्य का है। आगे चलते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? भारत का नेपोलियन कहा गया है और समरसत कहा गया है। ये सारी की सारी उपाधियां किसकी है? समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब कोई हमें ये बता देना कि कौन व्यक्ति था जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। चलो मैं ही बता देता हूं, बीडी स्मिथ था, है ना, ये व्यक्ति बोले थे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। इसके अलावा समुद्रगुप्त को समरसत कहा जाता है। समरसत मतलब होता है 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। ये सारी बातें समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर इन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और मैं जल्दी ही आपके लिए 100 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आऊंगा दरुआ के बेस पे, जो हमारा ज्ञान बिंदु का होगा या हमारा खान सर का होगा। तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यानी अब से आपके लिए 2 वीडियो आएगा। एक तो हमारा जो हिस्ट्री चल रहा है वो कॉमन चलेगा ही चलेगा, पूरा हिस्ट्री हम लोग खत्म करेंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी खत्म करेंगे, और उधर से हम बात कर लेंगे हर दिन शाम के समय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेंगे 100 सेट का। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सार्कोपम कहा गया है? तो ये जो अभिलेख है वो है मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख नहीं होगा, मंदसौर अभिलेख होगा। आगे चलते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन, और ये मेघवर्मन ये चाहता था कि मैं गया में मंदिर बनवाऊं, और ये अपनी एक मंत्री को भेजता है किसके दरबार में? तो गया में मंदिर बनवाने की बात होती है, और भेजता है किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। चूंकि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता है, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ इसको अनुमति दे दी जाती है कि बोध गया में मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और बोधि वृक्ष को कटवाया था कौन? आगे कटवाया जाएगा शशांक के समय में। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठेगा ना, तो शशांक जो होगा वही कटवाएगा। आगे चलते हैं, और कल हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, पुष्यभूति वंश, है ना, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। तो एक स्टोरी है 10-12 मिनट का, देख लेंगे। 2-4 क्वेश्चन वहां से आता है, बाणभट्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षचरित से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन 3 पुस्तक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर्ष से रिलेटेड आता है कि हर्ष को किसने पराजित किया था, किस नदी के किनारे, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात आ जाएगी। तो ये सारी बातें हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे।
मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है, गुप्त के समय में हुआ। गुप्त के समय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाए जाने की वो प्रोसेस शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, जल्दी जल्दी में ऑल ऑफ द एबव का आंसर मत मार देना, पहले ठीक से पढ़ना। तो ऑप्शन है शकों का उन्मूलन, चांदी के सिक्के, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, या में से सभी। थोड़ा मच्छर का प्रॉब्लम है, रात हो रहा है, आवाज क्लियर हो सके, अच्छे से मैं क्लियर कर सकूं, इसलिए रात में करना पड़ रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कोई नहीं, जैसे भी हो, एग्जाम निकालने से मतलब है, एग्जाम निकालना है हम लोग को, बात खत्म। तो यहाँ आंसर क्या होगा? आंसर होगा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य। होता क्या है ना कि जब रामगुप्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, मिलनी किताब में रामगुप्त को मेंशन किया गया नहीं है। रामगुप्त बैठते हैं 320 एडी 380 एडी में। जब समुद्रगुप्त मरते हैं तो रामगुप्त बड़ा पुत्र होता है, तो इनको गद्दी मिल जाता है। रामगुप्त की पत्नी होती है जिनका नाम होता है ध्रुव देवी, और इन्हीं के समय में शक आक्रमण करते हैं। और शक जब आक्रमण करते हैं तो शक का कहना था कि मैं आपकी पत्नी को लेकर जाऊंगा और आपके साम्राज्य को छोड़ दूंगा। रामगुप्त राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ खेला खराब बचाने के लिए आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सारी चीजों को संभाल लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय लड़की का भेष धारण करेंगे, शक राजा के पास जाएंगे, इसको मार देंगे। यहां से लौटने के बाद कुमार गुप्त के पास आएंगे, इसको भी मार देंगे और अपनी भाभी से ये विवाह कर लेंगे। और इतिहास में ये प्रथा क्या कहलाती है? तो इतिहास में इस प्रथा को नियोग प्रथा के नाम से जानते थे। नियोग प्रथा में अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसके देवर या कोई छोटे भाई से विवाह करने की प्रथा थी, यानी सती प्रथा का प्रमाण यहाँ पे विधवा विवाह का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। आगे चलते हैं। गुप्त काल के सर्वप्रथम लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? तो गुप्त काल के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, तो आंसर होगा विष्णु। लोग विष्णु की पूजा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के जारी किए थे शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद ये 2-3 काम करता है। पहला, चांदी के सिक्के जारी करता है। दूसरा, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और तीसरा, अपने भाई की हत्या करेगा और अपनी भाभी से विवाह कर लेगा। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन, मरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। चतुर्थ, तृतीय, सप्तमी या द्वितीय? तो ये निर्माण तभी हुआ था जब चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर था। और चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब था? तो 380 से लेके 415 एडी तक ये गद्दी पर बैठा हुआ था। तो ये होगा 4वीं शताब्दी में। और चंद्रगुप्त के लौह स्तंभ में एक राजा के बात किया गया जिसका नाम है राजा चंद्र। और राजा चंद्र कोई और नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्रमिक पतन यानी नगर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। तो ये हमारा किसके समय में आएगा? गुप्ता के समय में। गुप्त काल ही पड़ रहा है ना। और ये सारा क्वेश्चन देख लो, बीपीएससी में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। पूरा लगा के जाना सेट को। किस वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, सबसे अधिक गांव दान में दिए थे। ये दान देने की प्रथा स्टार्ट किया था, पता है कौन? सतवाहन। ये सातवाहन जब आया ना, ये भी ब्राह्मण धर्म को मानता है। और ब्राह्मणों को जागीर देना, टैक्स मुक्त जमीन देना, जागीर देना, सब ये शुरू किया। और ये प्रथा को आगे लेकर गया गुप्त वंश के शासक। और गुप्त वंश में सबसे अधिक जागीर दान दिया, भूमि दान दिया ब्राह्मणों को। आगे चलते हैं। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी याद में है? स्मृति मतलब याद की है। तो अभी मैं बताया था ना कि ऐसा बात किया जाता है कि महरौली का लौह स्तंभ 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बना था। और ये यहाँ पे नाम था राजा चंद्र करके। तो ये होगा हमारा चंद्र। और राजा चंद्र और कोई नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक कौन थे? मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था मालविकाग्निमित्र, इसको ना जरा तोड़ कर देखो। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से मिलता है? कि ये बहुत कुछ जीता था, सैनिक अभियान किया था, और ये अभिलेख जो हमारा होगा वो होगा एरन अभिलेख। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? पता नहीं ये क्या सोच के ये क्वेश्चन बनाया गया और यूपी पीसीएस में पूछा गया है। एक तरफ बात होता है, पता है कि बाल विवाह की प्रथा इसी के समय विकसित हुई थी, सती प्रथा का प्रमाण इसी के समय मिला है, और यहाँ पे बात हो रहा है स्त्री और पुरुष की बराबरी की बात कर रहा है। तो आंसर होगा हमारा गुप्ता। ठीक है, आंसर गुप्ता ही लिया है वो, लेकिन देखोगे तो एक कुछ एग्जाम और था, उसमें पूछा गया था कि बाल विवाह का प्रचलन कब शुरू हुआ। मे भी शायद इसमें आगे क्वेश्चन आपको मिल जाए। या सती प्रथा का प्रमाण, सती प्रथा वही प्रथा ना, जब स्त्री के पति मर जाते हैं तो स्त्री को जबरदस्ती जला दिया जाता है, और जब स्त्री मर जाती है तो पति जबरदस्ती दूसरा शादी, मतलब उल्लासपूर्ण तरीके से शादी कर लेता है ना। क्या क्या प्रथा रहा है हमारे अतीत में। अतीत बाबू भैया, अतीत सबका अपना अपना अतीत होता है ना, जो फ्यूचर को इफेक्ट करता है और करेगा भी, करना भी चाहिए। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ? वो कौन सा वंश था? हुनों से काफी प्रभावित रहा था। हाँ बिल्कुल सही, गुप्त। हम लोग गुप्त पढ़ रहे हैं तो आंसर होगा गुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो मैं बताया था कालिदास की 7 नाटकें थी, 7 में से एक कौन है जो नहीं लिखा गया था? तो मालविकाग्निमित्र तो हम लोग देख ही लिए, अभिज्ञान शाकुंतलम भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और विक्रमोर्वशीयम उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो आप आंसर क्या सोच रहे हो? सी होगा, लगाओ आंसर। अच्छा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोग तो कर ही लिए, बता देना आप लोग कि कितना स्कोर रहा है या कितना गलत किए। अधिकतर क्वेश्चन सही हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है ना तो मैं लिंक दे दूंगा, एक बार देख लेना। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा जगह है जहां पे अजंता की गुफाएं हैं? आंसर क्या होगा? बाघ, मांडू, उदयगिरी, कहीं नहीं, धार। आंसर होगा धार। आगे, जिसे धारा के नाम से भी जानते हैं। गुप्त वंश की अवधि क्या से क्या थी? तो देखो, ऑप्शन से इजीली एलिमिनेट करके मार सकते हो। अच्छा देखना ना, गुप्त वंश की स्थापना 240 में हुआ है ना, कहीं पे ऑप्शन 240 नहीं दिया है। ये मान के चल रहा है ना कि गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था 319 में। तो ऑप्शन 1 2 दोनों है, तो आंसर होगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ होती है, अभी हम बात किए थे पहले, है ना। इसका आंसर ज्यादा आप लोग देना, उम्मीद भी मत करना कि हम इसका आंसर देंगे। अभी हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन आ गया, देख लो, ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। आगे चलते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ये सोने का सिक्का है ना, बड़ा तमाशा करेगा आपके साथ। 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सबसे पहले तो इंडो आर्क होगा, इंडो यूनानी होगा, है ना, हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। दूसरा आएगा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आंसर आएगा कुषाण। और एक आएगा कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आएगा गुप्ता। तो सोने के सिक्के संबंधित ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? जो यूरोप के भाषा में इसको अनुवाद किया गया था, तो ये आंसर होगा हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हम तो पहले बता दिए थे, भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो सती प्रथा के बारे में बात करता है। गोपराज की पत्नी जलकर मर गई थी, है ना। आगे चलते हैं। मिलान करना है, गुप्त साम्राज्य में कैसे कैसे कौन कौन शासक गद्दी पर बैठा था। तो पहले कौन बैठा था? पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर, अच्छा मिला हुआ जी, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5, है ना। कुमार गुप्त, उसके बाद स्कंद गुप्त गद्दी पे बैठेंगे, है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। गुप्तकालीन सिक्के पर सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें देना। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज तक का हमारा ये क्वेश्चन है। आई होप कि एक दो क्वेश्चन मैं छोड़कर चला हूँ, इसलिए ताकि आप आंसर दे सको, ठीक है। एक तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है, एक बार सर्च करना मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन से जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे। हर्षवर्धन 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, और जो बच्चे वीडियो नहीं देखें प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेंगे, काफ़ी अच्छा वीडियो है। पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।